अगर हम बात करें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की, तो काफ़ी लोग डे टू डे एक्टिविटी के अंदर काफ़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कार बाय करते हैं, या फिर जो अपने दोस्तों को काफ़ी ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन ट्रांजैक्शंस, अगर हम फॉर एग्जांपल जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैसे ट्रैक होती हैं, इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, आप ये बताएं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कैसे पता चलता है कि मैंने जो ये ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है, और दूसरा इसकी क्या लिमिट्स हैं, और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है, मतलब कैसे वो काउंट होएगा कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। नॉलेज के अभाव में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, जिसका काफी यूजर्स को पता ही नहीं लगता है, और बाद में जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तब वो परेशानी में फंस जाते हैं। तो पर्पज इस वीडियो का ये है कि कैसे आप इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास ना आए और आप डिफिकल्टी में ना फंसे, क्योंकि कुछ लिमिट रखी गई है हर ट्रांजेक्शन्स के लिए। चाहे दुकानदार भाई हमारे हों, चाहे आप, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला है, काफी तरह की 11 तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसपे इनकम टैक्स की बिल्कुल बारीकी से नजर रहती है। तो उनकी लिमिट को आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, बाद में आपको कोई भारी जुर्माना ना भरना पड़े। सबसे पहले, जैसे आपने बोला कैसे पता लगता है, तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट है, और वो लिमिट क्रॉस करने के बाद आपके एआईएस फॉर्म में अब तो रिकॉर्ड आपको भी दिखने लग जाएगा। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता था, बैंक बता देता था, रजिस्ट्रार बता देता था अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या आपका जो पैन नंबर आप जहां जहां देते हो वहां के उस पैन नंबर के अकॉर्डिंगली जो भी आपसे पैसा ले रहा है या आप जमा कर रहे हो, उनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक लेवल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना। और आपको भी पता लग जाता है कि वो रिकॉर्ड हुई या नहीं है, तो अपना फॉर्म एआईएस जरूर देखें, क्योंकि वहां पर वो ट्रांजेक्शन जरूर रिकॉर्ड होगी। कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। हालांकि ऐसी 11 ट्रांजेक्शन होती है। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा लेते हैं, तो उस केस में जो आपका रजिस्ट्रार रहता है, जहां पर आप रजिस्ट्री करवाते हैं, कन्वेंस डीड या सेल डीड, तो वो आपका पैन नंबर देता है। और 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो इनफैक्ट टीडीएस ही आपका कट जाता है। और टीडीएस कटने का मतलब है कि फिर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने बताया ही है जाके, जो भी आपका बायर है वो बताता है कि मैंने इससे प्रॉपर्टी खरीदी है, इतने अमाउंट की खरीदी है, तो वहां से पता लग जाता है। इसके अलावा आप कोई क्रेडिट कार्ड बिल, गोल्ड परचेज, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक में पैसा जमा करवाना या कैश ट्रांजेक्शंस करना, वो बैंक आपका बता देता है। और सिमिलरली आपके म्यूचुअल फंड्स की भी कुछ लिमिट रखी गई है विनय जी। तो ये सारे रूल हैं आपका, जो कि आपके 114E और के अंतर्गत आपके आते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आशीष जी, ये तो बात होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात पूछना चाहूँगा कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मैं ट्रांजैक्शंस करता हूँ, तो उसके अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, और दूसरा मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ही ना आए। बिल्कुल विनय जी, एक एक चीज का हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट। हमारे सीनियर सिटीजन काफी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए की रखी गई है। 10 लाख से ऊपर होने का मतलब है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, उसकी नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अगर आप रिन्यूअल करते हैं अपनी एफडी की, जो ऑटो रिन्यूअल्स होता है, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, तब आप परेशान ना हो। टीडीएस आपका कट जाता है अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 के ऊपर, और बिलो 60 ईयर्स के लिए 40,000 के ऊपर अगर आपको साल में इंटरेस्ट मिलता है तो आपका टीडीएस कट जाता है। तो वो भी एक माध्यम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता करने का। आप इंश्योर क्या करेंगे, क्योंकि काफी लोगों को इसलिए इनकम टैक्स नोटिस आ रहे हैं कि या तो अपना सेविंग अकाउंट या एफडी का इंटरेस्ट अपना आईटीआर में शो नहीं करते हैं। तो इंश्योर करें कि जब भी आप आईटीआर भरें, अपना सेविंग अकाउंट, एफडी का इंटरेस्ट जरूर शो करें। और सेक्शन 80TTA का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, तो क्यों नहीं शो करें, आपको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है सेक्शन 80TTA और बी के अंतर्गत, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ की, अगर सेविंग अकाउंट की मैं बात करूं विनय जी, तो 10 लाख की लिमिट यहां पर भी रखी गई है। इसके ऊपर जैसे ही आपका कैश डिपॉजिट या विड्रॉ होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जरूर नोटिस भेजता है। ध्यान रखें, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उस केस में आपको कैश ट्रांजैक्शंस कम से कम करनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की बात करूं, अगर आपका करंट अकाउंट है, हमारे दुकानदार भाई हैं, तो 50 लाख से ज्यादा का आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं करंट अकाउंट में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखें, आप अपना मेंटेन अकाउंट बुक
या डेबिट और क्रेडिट स्टेटमेंट जो डेली बेसिस पे रहती है उसको मेंटेन करें, और ITR 4 भरना ना भूलें अगर आपका बिजनेस इनकम है उस केस में। तो वो सारी ट्रांजेक्शंस आप अपने बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग, ताकि आप बाद में उसको जस्टिफाई कर पाए। क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसकी लिमिट भी 10 लाख रुपए रखी गई है। 10 लाख से ऊपर होने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जान सकता है कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। वो आपके पिछले ITR को कंपेयर करता है कि आपके पास है कितना पैसा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने डिमांड ड्राफ्ट या कैश डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में पैसा आपकी इनकम से ज्यादा जमा करवा दिया। तो पिछले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देखता है, पिछले इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी देखता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अपना रिटर्न टाइम टू टाइम जरूर भरें, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और स्टैंप ड्यूटी आपकी 30 लाख से ज्यादा होती है, तो उस केस में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार आपका नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है, और 50 लाख से ऊपर होने पर आपको 1% TDS भी काटना होता है। ध्यान रखें, अगर आप घर खरीद रहे हैं 50 लाख से ज्यादा। करना क्या है, अगर आप अपना घर बेच रहे हैं तो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जरूर भरें या डिक्लेयर जरूर करें। आप इनफैक्ट 100% अपना टैक्स बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप जाके जरूर देखेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इनफैक्ट आपकी कोई भी क्वेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस या जो भी आप ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पे करते हैं, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जरूर आपको टीम सहायता करेगी। तो वो वीडियो प्रॉपर्टी में कैसे टैक्स बचाएं वो जाके जरूर देखें। तो ये लिमिट प्रॉपर्टी के लिए रखी गई है। अगर आप कोई कैश रिसीव करते हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो उस केस में आपका कैश की लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है। 2 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में सोना खरीदने का मतलब है कि पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ता है दुकानदार को, और अगर दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उस केस में दुकानदार को पेनल्टी लगती है। तो कैश ट्रांजेक्शंस गोल्ड और कार के लिए 2 लाख की लिमिट रखी गई है, इसके ऊपर वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस काउंट होगी। 7 नंबर पे अगर मैं बात करूं ट्रांजेक्शंस की, वो क्रेडिट कार्ड की एक्सपेंस की है, जो लिमिट 10 लाख के ऊपर अगर आपकी होती है तो थोड़ा कंसर्न आता है कि क्रेडिट कार्ड आपका 10 लाख से ज्यादा की स्पेंडिंग एक साल में होने का मतलब है आपके पिछले ITR में आपने कितनी इनकम दिखाई है वो सारा मैच किया जाता है। क्रेडिट कार्ड की कैश पेमेंट की लिमिट काफी कम है, वो 1 लाख रुपए रखी गई है। इन्वेस्टमेंट करते हैं आप शेयर में, म्यूचुअल फंड में, तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। 10 लाख से ऊपर अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल ईयर में लेते हैं तो आपकी एंट्री सीधा सीधा फॉर्म AIS में आ जाती है। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि क्या आपको नोटिस भेजना है या नहीं भेजना है। बाकी अगर आपका डिविडेंड आता है शेयर के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अगर आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया है म्यूचुअल फंड में, तो वो 5,000 से ऊपर होने पर आपका TDS कट जाता है, तो वहां के माध्यम से भी उनको पता लगता है। अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर्स लेते हैं तो 10 लाख की लिमिट रखी गई है। और फॉरेन करेंसी की बात आपको ध्यान रखनी है, काफी लोग फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं विनय जी, तो फॉरेन करेंसी के लिए 10 लाख रुपए लिमिट रखी गई है। अगर आप फॉरेन करेंसी का लेके जाते हैं या आप अपने पास रखते हैं तो उससे ऊपर की ट्रांजेक्शंस होने पे आपको कंसर्न हो सकता है। और इनफैक्ट जो ऑपरेटर हैं उनके लिए भी बोला गया है कि अगर आप TDS भी काटेंगे 5% के आसपास अगर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप अपना फॉरेन ट्रिप करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ऐसी ट्रांजैक्शंस ना करें जिसको आप जस्टिफाई फ्यूचर में ना कर पाए। अपना रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करें। अननेसेसरी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अपने फ्रेंड्स के साथ ना करें। अगर आप अपने फ्रेंड को कोई पैसा उधार भी देते हैं तो उस केस में उसी अकाउंट में वापस लें जहां से आपने दिया है। क्योंकि गलती क्या होती है कि आप उनको कैश दे देते हैं उधार और बाद में फ्रेंड आपको अकाउंट में पैसे वापस कर देता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है, तो आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपका क्रेडिट आया है अगर आप उसका इमीडिएटली डेबिट एक्सप्लेन नहीं कर पाए इनकम टैक्स टर्म में, तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स माना जाएगा। और क्योंकि आपने ITR भरते हुए उनको डिक्लेयर नहीं किया होगा तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ट्रांजैक्शन सोच समझ के करें। तो यहाँ का हमारा वीडियो का माध्यम आपको डराने का नहीं था, बट आपको अवेयर कराने का पर्पस था, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। फिर भी जैसा मैंने वीडियो में बोला, आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई कंसर्न रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।